बचपन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू और अपनी सास के साथ रहा करती थी। बबलू कबूतर एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। उसकी शादी हुए कई महीने हो चुके थे, लेकिन वो अपनी पत्नी पीलू चिड़िया को कहीं घुमाने नहीं ले गया था। एक दिन पीलू चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, शादी के बाद आप मुझे कहीं पे भी घुमाने नहीं ले गए हो। ऐसा करो, आज हाफ डे करके आओ, हम दोनों फिल्म चलेंगे। ठीक है पीलू, तुम तैयार रहना, मैं शाम में आता हूँ। इतना कहकर बबलू अपने काम पे चला जाता है। आज वो बहुत खुश था। हाफ टाइम की छुट्टी लेकर जब वो घर लौट रहा था तो उसे हरिया काका फूल बेचते हुए दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाता है। अरे वाह, इतने सुंदर सुंदर फूल, मैं आज पीलू के लिए फूल लेकर जाता हूँ, वो बहुत खुश होगी। हरिया काका, एक खूबसूरत सा फूल देना। हाँ, ये लो बेटा, ये सबसे सुंदर फूल है, तुम्हारी पत्नी इसे देखकर बहुत खुश होगी। बबलू कबूतर फूल लेकर जब घर जा रहा होता है तो रास्ते में एक हवाई मोटर से उसकी टक्कर हो जाती है। इससे उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। ये खबर जब उसके घर में पता चलती है तो घर में कोहराम मच जाता है। पीलू रोने लगती है। उसकी सास भी बहुत दुखी होती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब बबलू की तबीयत बहुत खराब थी। वो काम करने के लायक अभी भी नहीं था। उसे ठीक होने में और समय लगना था। पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे कपड़े सिलने आते हैं, क्यों ना मैं घर में कपड़े सिलने का काम करूं, इससे घर का खर्च चल जाएगा। उसकी सास कहती है, पीलू बेटा, मगर हमें कपड़े कहाँ से मिलेंगे? तो पीलू कहती है, माँ जी, लोगों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं जो फट जाते हैं, मैं उन्हें लाऊंगी और उन्हें सिल दिया करूंगी, तो फिर व्यापार बढ़ा तो मैं नए कपड़े भी सिलने लगूंगी। इस तरह से पीलू लोगों के घर जा जाकर उनके फटे कपड़े लाया करती थी और घर में उनको सिल दिया करती थी। अब लोग उसके पास खुद चलकर आते थे और उनके पास पैंट शर्ट, सलवार कमीज, जीन्स जो भी फटी रहती थी वो लोग उन्हें रिपेयर करा के ले जाते थे। कुछ दिनों बाद बबलू ठीक होने लगा। वो पीलू की मेहनत देखकर उससे कहता है, पीलू तू कितनी अच्छी है, तेरी मेहनत से हमारा घर चल रहा है। मैं अब तेरे लिए कपड़ों का इंतजाम करता हूँ, अब तू नए कपड़े सिलना। पीलू बबलू की बात सुनकर खुश हो जाती है। बबलू बाजार जाकर कपड़ों का थान लेकर आता है और उसको पीलू को देता है। पीलू उस नए कपड़े से लोगों के लिए नए नए कपड़े सिलने लगती है। बबलू की माँ उससे कहती है, बबलू, पीलू बहुत मेहनत कर रही है। अगर ऑटोमेटिक सिलाई की मशीन होती तो फिर इसे सिर्फ कपड़े डिजाइन करने पड़ते और वो मशीन अपने आप कपड़ों को सिल देती। अब बबलू वापस अपने काम पे जाने लगता है। बबलू अपनी मेहनत को और बढ़ा देता है। वो ज्यादा से ज्यादा काम करता है और ओवर टाइम के उसे पैसे मिलते हैं। घर पर पीलू अपनी मेहनत से लोगों के कपड़े सिल रही थी। बाहर बबलू मेहनत से ओटी कर रहा था और पैसे कमाता है और फिर उन पैसों से वो ऑटोमेटिक सिलाई मशीन पीलू के लिए खरीद लाता है। बबलू पीलू के जन्मदिन के मौके पर उसे ऑटोमेटिक सिलाई मशीन गिफ्ट में देता है। अब पीलू कपड़े की कंपनी की मालकिन बन गई थी जो लोगों के लिए कपड़े सिला करती थी। फिर बबलू पीलू से कहता है, अरे पीलू, हम लोगों को घूमने जाना था, इतना टाइम हो गया, तू तो फटे कपड़े सिलने से लेकर कपड़े की फैक्ट्री की मालकिन बन गई है। पीलू बबलू को देखकर मुस्कुराती है। वे दोनों हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं। इस तरह पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगते हैं। नागपुर नाम के जंगल में 3 चोर थे, जाबाज, कालू और टिल्लू। ये बहुत शातिर चोर थे और जंगल के सेठ लोगों के यहाँ से बोरिया भरकर पैसे चुराते थे। लेकिन उनसे भी इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर पीलू उन्हें पकड़ लेती है और उनकी पिटाई कर देती है। जेल से छूटने के बाद वो तीनों एक जगह मिलते हैं। जाबाज कहता है, दोस्तों, ये इंस्पेक्टर पीलू बहुत ही खतरनाक है। वो बहुत एडवांस तरीके से काम करती है और हम जैसे चोर की अच्छे से कुटाई भी कर देती है। तो कालू कहता है, अब हमें भी थोड़ा टेक्निकली एडवांस होना पड़ेगा। तो टिल्लू बोलता है, मेरा एक दोस्त है जो उड़ने वाला कैमरा चलाता है। हम पीलू के सामने ही चोरी कर लेंगे और उसके हाथ भी नहीं लगेंगे। तो जाबाज कहता है, बहुत अच्छा टिल्लू, अपने दोस्त को बुलाओ। फिर टिल्लू का दोस्त आकर उन्हें उड़ने वाला कैमरा ऑपरेट करना सिखा देता है। फिर तीनों घर में डाका डालते हैं और ड्रोन में बांधकर
उसे दूसरे तरफ भेज देते थे। पुलिस के सिर के ऊपर से ड्रोन से चोरी हो जाती थी और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। पीलू सोच में पड़ जाती है कि वो तीनों चोरों को सड़क में ही देख रही है, लेकिन चोरियां लगातार हो रहे हैं। मुझे तो अभी अभी इन तीनों पर ही चोरी का शक है। जरूर ये चोरियां कर रहे हैं, लेकिन कैसे? मुझे इन पर जमीन के साथ साथ आसमान में भी नजर रखनी होगी। फिर एक बार जब कड़क सेठ के घर चोरी होती है और पीलू उसके घर की तरफ जाती रहती है तो वो आसमान की तरफ भी देखती है और उसे एक उड़ने वाला कैमरा दिखाई देता है। अब मैं इन शातिर चोरों को सबक सिखाऊंगी। अपने कांस्टेबल के साथ पीलू एक प्लान बनाती है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। अब उन तीनों की खैर नहीं। एक अमीर सेठ का घर खाली था। वो सभी शादी में बाहर गए थे। तीनों चोर उसके घर में चोरी किए और ड्रोन से पैसे उड़ाने लगे। देखो पीलू मैडम कितनी बेवकूफ है। तो कालू कहता है, कंगाल कर देंगे और पुलिस देखती रहेगी। तो टिल्लू बोलता है, बहुत होशियार बन रही थी पीलू, हमारी कमर तोड़ दी पिटाई कर करके। ड्रोन हवा में उड़ रहा था। तभी वहाँ पर पीलू और उसके 2 और कांस्टेबल पतंग में उड़कर उस ड्रोन को गिरा देते हैं। ये देखकर जाबाज टिल्लू और कालू चौंक जाते हैं। अब मैं तुम तीनों पर मुसीबत बनकर गिरूंगी, ऐसे पीलू कहती है। फिर पीलू उस लूट के पैकेट को उन तीनों पर फेंक देती है और वो जैसे ही उसे कैच करते हैं, पीलू और उसके कांस्टेबल उन्हें पकड़ लेते हैं। लो पकड़े गए ना। आखिर नकल में भी अकल चाहिए, जो मेरे पास तुमसे ज्यादा है। इस तरह से पीलू उन चोरों से जंगल को निजात दिलाती है। सोनपुर गांव के मुखिया कड़क सेठ अपने बेटे कालू से बहुत परेशान रहा करते थे। कालू कौआ अपने पिता के किसी भी काम में सहयोग नहीं करता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था और खाली समय पर सिर्फ सोता था। गांव का मुखिया होने के कारण कड़क सेठ को हमेशा यही परेशानी रहती थी कि किसी दिन गांव पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो उनका बेटा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक दिन कड़क सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौवे को डांटते हुए कहते हैं, कालू तू कब तक इसी तरह आवारागर्दी करता रहेगा? तेरे उम्र के कौवे दूसरे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, या फिर वो लड़के अपने पिताजी के साथ गांव की पंचायत पर बैठते हैं। मैं तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन तू मेरी कोई बात नहीं मानता है। तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैंने फैसला किया है कि तू गांव में तभी आएगा जब तू कोई काम करेगा। कड़क की पत्नी कहती है, अरे जी ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो बच्चे पर? ये आखिर जाएगा कहाँ? तभी कालू कहता है, अरे मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं तो अभी बबलू के घर जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए। उसके पिताजी फिर गुस्सा करते हैं, तो किसी के घर नहीं जाएगा। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तू कल सुबह काम की तलाश में जाएगा और तभी लौटेगा जब तेरे पास कोई काम होगा। कालू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और काम की तलाश में लगा दिया। वैसे तो कालू का मन काम की तलाश में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक जंगल के कोने में पहुंचा। कालू उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा और देखा कि वहां पर एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनके पास से एक नाग निकला। कालू ने देखा कि वो नाग उन साधु बाबा को डसने वाला ही है। कालू ने फुर्ती दिखाकर उस सांप को पकड़ा और दूसरी तरफ फेंक दिया। इस शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। साधु बाबा ने सांप को झाड़ियों में भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ बैठकर बात करेंगे। साधु की कुटिया में जाकर कालू उनसे कहता है, वाह साधु बाबा जी, ये बांस की कुटिया तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद से बनाई है। एक एक बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से इस कुटिया को मैंने तैयार किया है। ये सुनकर कालू कहता है, साधु बाबा जी, क्या मैं आपके साथ थोड़े दिन रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। फिर कालू साधु बाबा के पास रहने लगा
और उनकी अच्छे से सेवा करने लगा। कालू साधु बाबा के पास रहकर बांस से घर बनाना सीख गया। फिर एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा और तुम्हारा भी अपने गांव वापस जाने का समय आ गया है। कालू कहता है, लेकिन साधु बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया कालू, बांस के घर बनाने का। ये भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाओ और वहां पर बांस के घर बनाने शुरू कर दो। यही काम तुम शुरू कर दो, एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगाकर वो बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। उसे बांस का घर बनाता देख उसके पिता नाराज हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था और ये बांस का घर बनाना सीख कर आया है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ, पर ये बांस के घर कितने मजबूत और सुंदर दिख रहे हैं। अरे लेकिन ये घर किस काम के हैं? इस घर में कौन रहना चाहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद हैं। कालू बहुत मेहनत करके पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना देता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। इस बार बारिश बहुत जोरों की हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से गांव की नदी में उफान आ गया और गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। गांव के पक्षी बहुत घबरा गए, उनके घरों में पानी भर गया था। वे इधर उधर शरण के लिए भाग रहे थे। तभी उन्हें बांस के घर दिखाई दिए। ये बांस के घर काफी ऊंचे बने थे और इसके छत तक पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरा गांव कालू के बांस के घरों में शरण लेता है। कालू का पिता कड़क और उसकी माँ वे भी बांस के घर में रहने लगते हैं। कालू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन ये बांस के घर हमारे बहुत काम आएंगे। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है, लेकिन ये बांस के घर नहीं डूबे। इस वजह से पूरे गांव के लोग अभी सुरक्षित हैं। हाँ कालू बेटा, तुमने जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कालू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी गांव से उतर गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा गांव कालू की बहुत तारीफ करने लगा। वो अपने गांव वालों की हर मुसीबत में मदद करने लगा। उसके पिताजी भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थे।